जनता को कभी टीवी देखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें सत्ता परिवर्तन का इल्म बना रहता है। 54 बरस पहले 1970 के दशक में हाफिज अल असद ने सीरिया की सत्ता ऐसे ही हथियाई थी, एक रक्तहीन क्रांति में। 54 बरस बाद 2024 तारीख 8 दिसंबर उसी विधि से उनके बेटे बशर अल असद का तख्ता पलट कर दिया गया है। सीरिया में नया निज़ाम आ चुका है। ये नया निज़ाम किसका है, बशर अल असद की कहानी क्या है और इस तख्ता पलट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं अभिषेक हूँ, आप खबरगांव देख रहे हैं। आज कहानी सीरिया की। सबसे पहले ये जानते हैं कि कब क्या कैसे हुआ। नवंबर 2024 के आखिरी में एक विद्रोही गुट है HTS, उसका पूरा नाम है हयात तहरीर अल शम। इसका मुखिया है अबू मोहम्मद अल गोलानी या जोलानी, दोनों नाम चलते हैं। HTS को कई देशों ने और UN ने भी आतंकी संगठन घोषित किया है, क्योंकि इसके जो लिंक हैं वो अलकायदा इन सीरिया और ISIS यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, इससे जुड़ते हैं। 2016 में जो ये गुट है HTS, ये अलग हो गया। इसने असद सरकार के खिलाफ अभियान जारी रखा और इनका जो बेस है इदलिब में, इदलिब आपको मिलेगा, आप मैप पर देखेंगे तो नॉर्थ सीरिया के बॉर्डर पर मिलेगा, तुर्की से लगा हुआ। तो इदलिब पर जब इनका कब्जा था और इनकी लड़ाई चल रही थी असद की सरकार से, और फिर असद के समर्थन में ईरान आया, ईरान के साथ साथ रूस आया, रूस ने एयरफोर्स भेजी, वहाँ पर अपने एयरक्राफ्ट तैनात किए, और फिर एक लेबनान से एक गुट आता है हिजबुल्लाह लेबनान का चरमपंथी संगठन है। उसको आप समझ लीजिए कि लेबनान की जो रेगुलर आर्मी है उससे ज़्यादा ताकतवर है। उसने भी समर्थन किया असद का और उसकी तरफ से लड़ने के लिए कुछ लड़ाके आए और ये लड़ाई चल रही थी। और जो तुर्की है, जो आपको नॉर्थ बॉर्डर पर मिलेगा सीरिया के, उसने सपोर्ट किया हुआ है कई गुटों को, और माना जाता है कि HTS को भी उन्हीं का समर्थन मिला है। लेकिन वो इससे इनकार करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। तुर्की का इसमें क्या रोल है ये भी हम आगे बताएंगे। तो HTS ने जब इदलिब पर कब्जा कर लिया और बहुत लड़ाई चली, कुछ नतीजा नहीं निकल रहा था, तो 2020 में तुर्की और रूस ने मिलकर एक संघर्ष विराम समझौता कराया असद सरकार के साथ। उनको कहा कि इदलिब को छोड़ दीजिए और जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। तो HTS वहां पर बना रहा, उनका बेस वहां पर बना रहा और वो शासन में भी रहे वहां पर इदलिब में। लेकिन नवंबर 2024 में उनको किसी का सपोर्ट था, ये अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को बाहर भेजना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अलेप्पो पर कब्जा किया। अलेप्पो सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अलेप्पो के बाद उनके कब्जे में आया हमा को आप इस तरह याद रखिए कि 1982 में जब हाफिज अल असद की सरकार थी, हाफिज अल असद यानी बशर अल असद के पिता, तब वहां पर एक विद्रोह हुआ था सुन्नी गुटों का, मुस्लिम ब्रदरहुड का, और फिर हाफिज अल असद ने अपने भाई रिफात अल असद को भेजा वहां पर उस विद्रोह को दबाने के लिए। और ये आरोप लगते हैं हाफिज अल असद पर कि उन्होंने पूरे शहर को फ्लैट करवा दिया था। उस अभियान में, उस कैंपेन में, मिलिट्री कैंपेन में 40,000 लोग मारे गए थे। इसलिए कभी हमा असद का समर्थक नहीं रहा। जब विद्रोही गुटों ने अलेप्पो पर कब्जा कर लिया और उसके बाद आगे आया हमा, तो वो बहुत आसानी से उनके कब्जे में चला गया, क्योंकि वहाँ के लोग भी ये चाहते थे कि बशर अल असद का तख्ता पलट हो। उसके बाद आता है होम्स। हमा के बाद विद्रोहियों का जो अगला ठिकाना था, और हम जब बार बार विद्रोही कह रहे हैं तो आप ये भी समझिए कि इसको लेकर काफ़ी मतभेद है। कई देश उनको आतंकी संगठन मानते हैं, कुछ देशों का कहना है कि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, कुछ देश उनको विद्रोही गुट मानते हैं। वेस्टर्न मीडिया और बाकी जगहों पर भी यही एक अभी सर्वमान्य चीज़ है कि वो रिबेल गुट्स हैं। तो विद्रोहियों का जो अगला ठिकाना था हमा के बाद, वो था होम्स। और हमा और होम्स के बीच में कहा जाता है कि होम्स में जो सीरिया की 2 सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज है वो है। होम्स से जो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता जाता है दमास्कस, एक रास्ता वेस्ट में जाता है मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर की तरफ। हम नक्शे पर आपको दिखाते हैं, भूमध्य सागर आप देखेंगे तो वेस्टर्न बॉर्डर है, यानी समंदर से लगा हुआ जो सीरिया का इलाका है वो भूमध्य सागर से ही लगता है। और वहाँ पर रूस का एक नेवल बेस है, नौसैनिक अड्डा। जो सप्लाई लाइंस जाती हैं दमास्कस की, जो आप हिंदी में जिसको दमिश्क कहते हैं, वो भी होम्स होकर ही जाती है। जब होम्स पर कब्जा हो गया 6 दिसंबर को, उसके बाद कहा जाने लगा कि दमिश्क अब दूर नहीं है। दमिश्क के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो सरकार के खिलाफ जा रही थी। वहाँ जो
लोग थे, जो विरोधी थे, उन्होंने भी हथियार उठा लिए और धीरे धीरे करके एक एक इलाके को, एक एक मोहल्ले को जीतना शुरू कर दिया, अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। 7 दिसंबर को जब ये पूछा गया कि असद कहाँ हैं, तो जो सरकार की तरफ से बयान आया कि वो यहीं हैं और वो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन 8 दिसंबर की सुबह जब विद्रोही गुट दमिश्क में दाखिल हो गए, उसके बाद ये खबर आई कि बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग गए हैं और इसके बाद विद्रोही गुटों ने ये टीवी पर भी ऐलान किया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 3 बड़े समर्थक थे बशर अल असद के, वो अपनी अपनी लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। जैसे आपको ईरान अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में घिरा हुआ है। वो जिस तरह का सपोर्ट पहले देता था वैसा देने की स्थिति में नहीं है। वहाँ के विदेश मंत्री ने दौरा भी किया था सीरिया का, फिर वो तुर्की भी गए, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने सैनिक भेजूंगा, लेकिन वो नहीं भेज पाया सीरिया में। इसी तरह हिजबुल्लाह, उसकी लड़ाई चल रही है। इजराइल के साथ उसने वहाँ संघर्ष विराम समझौता किया है, उनको पीछे जाना पड़ा है, उनके कई लीडर्स मारे गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम हसन नसरल्लाह का था, जो हिजबुल्लाह का सेक्रेटरी जनरल था 1992 से। इसी तरह रूस जो है वो अपनी लड़ाई में उलझा हुआ है यूक्रेन में, वो भी उस तरह का सपोर्ट नहीं दे पाया। तो ये वजहें रहीं सीरिया के पतन की। असद की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है, वो कहाँ हैं, किस देश में गए हैं, या फिर वो सीरिया के अंदर ही छिपे हुए हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसकी माने तो रिबेल ग्रुप्स जो हैं वो असद को ढूंढ रही हैं। अगर असद उनको सीरिया में मिलते हैं तो आप एक भयानक तस्वीर की, भयानक घटना की कल्पना कर सकते हैं। ये आशंका जताई जा रही है। देखिए, आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक सीरिया का नक्शा आपको एक समझा देता हूं। सीरिया वेस्ट एशिया का इलाका है। वेस्ट एशिया मतलब भारत के पश्चिम की तरफ। आप वेस्टर्न नज़र से देखेंगे तो वो कहते हैं मिडिल ईस्ट। तो इसको लेकर भी काफ़ी मतभेद हैं। हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने वेस्ट एशिया कहने पर जोर दिया था। तो सीरिया को आप नक्शे पर देखेंगे तो वो भूमध्य सागर के किनारे पर बसा है। उसके 4-5 पड़ोसी देश जो अहम हैं उनके नाम बता देता हूँ। सबसे अहम देश है तुर्की, जो नॉर्थ की तरफ है। फिर आपको ईस्ट की तरफ मिलेंगे देश, वो है इराक। उसके नीचे आप आएंगे साउथ में तो आपको इजराइल और जॉर्डन मिलता है। और वेस्ट में एक छोटा सा चंक आपको मिलेगा सीरिया का, वो लगता है लेबनान से। सीरिया की जो आबादी है वो लगभग 2 करोड़ 30 लाख है और बहुत सारे शरणार्थी वो अलग अलग देशों में रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपको तुर्की और फिर यूरोप के देशों में मिल जाएंगे। ये सब जो शरणार्थी गए हैं सीरिया छोड़कर, वो 2011 की अरब स्प्रिंग के बाद के लोग हैं। और अभी जो आशंका है कि जो असद के समर्थक थे उनका भागना भी बढ़ेगा और वो शरणार्थी संकट एक और पैदा हो रहा है, और उसका नुकसान या फिर वो भार किस पर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। तो आपने सीरिया का नक्शा समझ लिया। असद के बारे में जान लेते हैं। बशर अल असद ये जो हैं सीरिया के राष्ट्रपति हैं 2000 से। उस साल क्या हुआ था? उस साल उनके पिता हाफिज अल असद की मौत हुई थी। हाफिज अल असद 1970 से सीरिया चला रहे थे। 1970 में उन्होंने एक रक्तहीन क्रांति की थी। वो एक मिलिट्री जनरल थे, ये आप याद रखिएगा। बाथ पार्टी से उनका संबंध था। ऐसा लगने लगा कि अब बीमार रहने लगे हैं, या फिर उनको लगा होगा कि मुझे एक उत्तराधिकारी चाहिए। तब उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे बासिल, उसको उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन 1994 में एक कार दुर्घटना हुई और उसमें बासिल की मौत हो गई। उस समय बशर जो थे वो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे मेडिसिन की। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दमिश्क से पढ़ाई की है मेडिकल में, और उनका इरादा यही था कि डॉक्टर बने। जब बासिल की मौत हो गई तब बशर को वापस बुलाया गया लंदन से। उनको कहा गया कि अब आप राजपाट पर ध्यान दीजिए। फिर 2000 के साल में अचानक एक दिन हाफिज अल असद की मौत हो गई। जब हाफिज अल असद की मौत हुई उस वक्त सीरिया में जो लिमिट थी कि कोई व्यक्ति कितनी उम्र में राष्ट्रपति बन सकता है वो थी 40। लेकिन जब हाफिज की मौत हुई उस वक्त बशर की उम्र सिर्फ 34 साल थी। तो उनके लिए रातों रात संविधान बदला गया। नियम लाया गया कि 34 की उम्र का व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है। फिर चुनाव कराए गए और उसमें वो निर्विरोध जीते। सीरिया में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 7 वर्ष का होता है। तो 2000, 2007, 2014,
2021। इन सब में जो बशर अल असद हैं वो लगभग 90% वोटों से जीते हैं। आलोचक कहते हैं कि उन्होंने अपने दौर में विपक्ष को खत्म कर दिया है। बशर के खिलाफ लोगों का गुस्सा इतना क्यों बढ़ा, ये भी हमको समझना चाहिए। जब बशर आए सत्ता में तब उनको माना जाता था कि ये उदारवादी होंगे, क्योंकि जब हाफिज थे तो उन्होंने साम दाम दंड भेद सब तरीके से शासन चलाया और 1982 का हमा नरसंहार सबको याद था और केमिकल हमले का इस्तेमाल और इस तरह की चीज़ें वो देखते आ चुके थे। तो बशर से उन्हें काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन जब बशर सत्ता में आए तो उन्होंने वही किया जो उनके पिता करते थे। फिर 2011 में आपको ध्यान हो कि ट्यूनीसिया में अरब स्प्रिंग शुरू हुई, जिसको हम जैस्मिन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो जब अरब देशों में जो ऐसे तानाशाही सरकारें चल रही थी उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, तो लीबिया में मुअम्मार गद्दाफी का उदाहरण देखेंगे, इजिप्ट में होस्नी मुबारक का, ट्यूनीसिया में बेन अली का एग्जाम्पल मिल जाएगा। इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन जब सीरिया में हुआ तो वहाँ असद किसी तरह बच गए। इसकी सबसे बड़ी वजह जो थी ईरान, रूस और हिजबुल्ला, इन तीनों का उन्हें सपोर्ट मिला। फिर 2014 का साल आता है जब इस्लामिक स्टेट ISIS का उदय होता है और फिर उसके खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका आता है। अमेरिका के नेतृत्व में एक गठबंधन सेना आती है और उनका बेस आज भी है सीरिया में। फिर 2015 में रूस एयर स्ट्राइक्स शुरू करता है असद के समर्थन में। और जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो आम लोग पिस रहे थे हमेशा की तरह, और जो आलोचक थे असद के उनको भी निशाना बनाया जा रहा था। तो उनका गुस्सा कभी शांत नहीं हुआ। वो बस कुछ समय के लिए चुप थे, उन्हें मौके का इंतजार था और ये मौका उन्हें अभी मिला और फिर उन्होंने एक तख्ता पलट कर दिया है। कौन कौन जो बड़ी पार्टियां हैं वहां पे लड़ रही हैं। जो अभी पावर जिसके पास जा रही है वो है HTS, हयात तहरीर अल शम। उसका मुखिया है अबू मोहम्मद अल गोलानी या जोलानी। दूसरा जो गुट है जो बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहा है वो है सीरियन नेशनल आर्मी। उनको तुर्की का समर्थन मिला हुआ है। एक गुट है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी SDF। इनको अमेरिका का समर्थन मिला हुआ है और ये भी बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन SNA से इनकी लड़ाई चलती है। तुर्की इनका विरोध करता है। तुर्की समर्थन करता है SNA का, लेकिन विरोध करता है SDF का। तुर्की असद सरकार के खिलाफ भी है। जब आप बयान देखेंगे तुर्की के राष्ट्रपति, जिसको हम तुर्कीय कहते हैं, अब नाम बदल चुका है, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन, उन्होंने कल कहा कि सीरिया में एक नई रियलिटी आ चुकी है, इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। इसके मायने निकाले गए कि उनका जो सपोर्ट था HTS को, इसी वजह से वो कह रहे हैं, वो बहुत दिनों से कोशिश भी कर रहे थे कि असद के साथ मीटिंग हो जाए, लेकिन असद उनके साथ मिलने को तैयार नहीं थे। कहा जा रहा है कि इसी गुस्से की वजह से उन्होंने HTS को भड़काया। ये बात कभी वो स्वीकार करेंगे भी नहीं, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि तुर्की का सबसे बड़ा हाथ है और इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा फायदा तुर्की को ही हो रहा है। तुर्की के अलावा जिन देशों को फ़ायदा हो सकता है उनमें इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, UAE जैसे देश आते हैं। इजराइल को ये फ़ायदा है कि जो सप्लाई लाइन पहुंच रही थी हिजबुल्लाह की तरफ ईरान से, वो बंद होगी तो हिजबुल्लाह कमज़ोर पड़ेगा। और हिजबुल्लाह का जो बेस है वो इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ है, यानी उत्तरी बॉर्डर की तरफ। तो वो अगर कमज़ोर होगा तो इजराइल पर वो हमले कम कर पाएगा। अमेरिका का ये फ़ायदा है क्योंकि वो बहुत लंबे समय से असद सरकार को हटाने की कोशिश कर रहा है। उसने समर्थन भी दिया था और जब अरब स्प्रिंग हुई तो धमकी भी दी थी कि असद को छोड़कर जाना चाहिए। सऊदी अरब और कतर और जो अरब देश हैं जो इनके विरोधी रहे हैं अतीत में, उनका ये फ़ायदा है कि एक कैप्टागॉन नाम की एक गोली होती है, नशे की गोली है। इसका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर सीरिया था, है अभी भी, और वो गोली अलग अलग देशों में, अरब देशों में पहुंच रही थी। दूसरी एक जो वजह है वो जो सीरिया के शरणार्थी थे वो भी इन देशों में शरण लेकर रह रहे हैं, उनको अब शायद वापस जाने का मौका मिल सकता है। तो जो शरणार्थियों का भार है इन देशों पर कम हुआ, इस वजह से भी वो खुश होंगे। पराजित पक्ष के जो 3 बड़े लोग हैं उनके नाम मैं आपको समझा दूं। सबसे ज़्यादा नुकसान तो बशर अल असद का हुआ क्योंकि उनकी सत्ता लगभग जा चुकी है, पुष्टि होनी बाकी है। दूसरा नुकसान हुआ है आपको ईरान का, क्योंकि सीरिया जो है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का एक अहम पार्टनर था। एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जो है ये ईरान के जो प्रॉक्सी गुट हैं मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में, उसका एक समूह है। आपको इसमें यमन के हुती विद्रोही
आपको इराक के कुछ गुट मिल जाएंगे, सीरिया सरकार ही थी, फिर हिजबुल्लाह लेबनान का चरमपंथी संगठन, हमास, फिर फ़िलिस्तीन इस्लामिक जिहाद PIJ, ये लोग भी इसका हिस्सा हैं। इनका जो मकसद है इजराइल और इनके सहयोगी देशों को नुकसान पहुंचाना है। और जो सप्लाई लाइन थी इराक, सीरिया और फिर लेबनान, हिजबुल्लाह की तरफ जो हथियार और पैसे भेजे जाते थे ईरान से, वो रास्ता बंद हो चुका है अब, क्योंकि HTS जो है वो हिजबुल्लाह का भी विरोधी है, ईरान का भी विरोधी है और असद का तो वो विरोधी है ही। इसमें तीसरा जो सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाला देश है वो है रूस, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो उसकी सैन्य मौजूदगी है वो सीरिया में सबसे ज़्यादा थी, वहाँ उसका नेवल बेस भी है। हो सकता है कि अब उसको सीरिया खाली करना पड़े। उसके बहुत सारे सैनिक वहाँ पर थे, वैगनर फोर्सेस थी, लेकिन HTS के आने के बाद उनकी स्थिति कमज़ोर हुई है। जो असद के समर्थक हैं, जो कहीं अभी भाग नहीं सकते, जो विद्रोही गुट है HTS, उसने कहा है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनका ये कहना भर है, क्योंकि HTS की जो बुनियाद है वो ISIS, जो सबसे खूंखार आतंकी संगठन रहा है अब तक का, उससे लिंक जुड़ते हैं। और जो अल-गोलानी है उसने भी उसी में काम किया है। जो बगदादी था, अबू बकर अल-बगदादी, जिसको अमेरिका ने 2019 में मार गिराया, उसके साथ ये काम कर चुका है। तो ये आशंका है कि जब उनके पास सत्ता आएगी तब वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और असद के समर्थकों के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ। चिंता इस बात से भी लगाई जा रही है क्योंकि जो तालिबान है अफगानिस्तान में, जिसकी सरकार चल रही है, उसने खुशी जताई है। तालिबान एक सुन्नी इस्लामी गुट है और जो HTS है वो भी सुन्नी इस्लामी गुट है। तालिबान ने कहा है कि जैसे हमने अफगानिस्तान में सरकार चलाई वैसे ही आप भी वहाँ चलाओ, सीरिया में। लेकिन अफगानिस्तान में अगर आपको याद हो, जब से तालिबान सत्ता में आया है वहाँ पर महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की नौकरी और जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं उनका हनन शुरू हो गया है। इसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता जताई जा रही है। और अगर तालिबान समर्थन कर रहा है HTS का, तो वाकई में दुनिया को चिंता करने की ज़रूरत है। सीरिया में जो अभी स्थिति है, आप अगर फ्यूचर की बात करें तो वहाँ कुछ भी संभव है, क्योंकि सरकार का स्वरूप अभी निश्चित नहीं है, किसके हाथ में किसका कंट्रोल जाएगा ये निश्चित नहीं है। कई जगहों पर अभी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। आपको नॉर्थ ईस्टर्न इलाका जो है सीरिया का, इराक से लगा हुआ, वहाँ पर कुर्दिश फोर्सेस लड़ रही हैं SNA, सीरियन नेशनल आर्मी से। कई जगहों पर असद के समर्थक अभी भी विरोध कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर हैं सीरिया के, उन्होंने कहा है कि हम जो अपोजिशन फोर्सेस हैं, जो विद्रोही गुट हैं, उनके साथ मिलकर काम करेंगे और उन्हीं को अभी केयर टेकर सरकार की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये भी निश्चित नहीं है कि क्या होगा जब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं होती कि कंट्रोल किसके पास जाएगा और असद कहाँ है। उसी पर काफ़ी कुछ तय होना बाकी है, उसका हमें इंतज़ार रहेगा। जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय HTS की जीत या असद के भागने पर भारत सरकार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। उनका जो पिछला रिएक्शन आया था वो आया था 6 दिसंबर को, जब उन्होंने भारतीय नागरिकों को कहा था कि वो सीरिया जाने से बचें और अगर जो सीरिया में मौजूद हैं वो पहली फ्लाइट से सीरिया से बाहर निकलें। तो इस वीडियो में इतना ही। सीरिया से जुड़ी और भी अपडेट्स आपको खबर गांव पर मिलती रहेगी। देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।